नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज की जो हमारी वीडियो है वह है ट्रेनिंग एडेप्टिव स्किल्स एंड फंक्शनल एकेडमिक्स पर, जो आपका कल पेपर होने वाला है। और जैसा कि इस समय आप लोगों के डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पेपर चल रहे हैं, और आज का पेपर आपका कैसा था, कुछ किस प्रकार से आपका आज पेपर हुआ, आपको पेपर कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेशन में थोड़ा बताइएगा। वैसे मेरे हिसाब से आज पेपर थोड़ा सही था और सभी बच्चों ने लगभग पेपर किया भी। और जैसा कि मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर चुके हैं, तो उनका पेपर सही गया। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों का पेपर कैसा गया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चलिए बात करते हैं बिना समय गंवाए हुए आप लोगों से, और यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी यूनिट 1 है ट्रेनिंग एडेप्टिव स्किल्स एंड फंक्शनल एकेडमिक्स में, जो आपकी यूनिट 1 है वह है एडीएल की, और यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग की। तो स्वयं सहायता कौशल क्या होता है, किस प्रकार से बच्चा जब मानसिक मंदित हो जाता है या और भी कोई दिव्यांगताएं आ जाती हैं, तो बच्चे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, वो अपने स्वयं से कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है। तो स्वयं सहायता कौशल के अंतर्गत आपकी 5 चीज़ें आती हैं। और अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि साधारण, यानी कि बात हो रही है स्वयं सहायता कौशल यानी कि सेल्फ हेल्प स्किल की, स्वयं सहायता कौशल की। और जब बात होगी स्वयं सहायता कौशल की, तो आप सभी को पता है कि साधारण रोजमर्रा के दैनिक कार्यों को एडीएल स्किल कहते हैं। सुबह से जब से बच्चा बिस्तर से उठता है और रात में जब तक बच्चा बिस्तर पर जाता है, तब तक बीच में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब आते हैं स्वयं सहायता कौशल के अंतर्गत। और जो जो कार्य नहीं करता है या अवकाश संडे हो जाता है, तो उस दिन क्या होता है, स्वयं सहायता कौशल जो उसका दिन का रूटीन होता है वो चेंज हो जाता है, तो वो आपका डेली लिविंग के अंतर्गत नहीं आएगा। जो आपकी एक्टिविटी डेली लिविंग की होंगी उसके अंतर्गत नहीं आएंगी। अब स्वयं सहायता कौशल के अंतर्गत भोजन करना, दूसरा आपका शौच क्रिया, तो सबसे पहले देख लेते हैं भोजन करना के अनुसार, फिर जो 5 क्रियाएं मैं आपको बताता जाऊंगा। भोजन करने के अनुसार वो क्रियाएं आती हैं जैसे खाने को चबाना, खाने को निगलना, समय पर निर्धारित भोजन करना, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, दूध पीना, शरबत पीना, ये सब क्या होती हैं, भोजन करने की क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। या कोई पीने का कौशल हुआ, खाने का कौशल हुआ, तो ये सब भोजन करने की क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं शौच क्रिया पर। इसके अंतर्गत हम शौच क्रियाओं को इंगित करते हैं, टॉयलेट जाना, ये सब हमारी जो क्रियाएं होती हैं हम इनको इंगित करते हैं। इसके बाद में जो आपका तीसरा स्वयं सहायता कौशल के अंतर्गत आता है आपका तीसरा, तो वो आता है स्नान करना, यानी कि नहाना या स्नान करना। इसके बाद में आपका चौथा आता है कपड़े पहनना, नेक्स्ट आपका आता है 5वां सजना संवरना, यानी कि ग्रूमिंग। तो अब स्नान करने के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं आपकी आएंगी। स्नान करने के अंतर्गत बच्चा मग पकड़ के पानी डालेगा, साबुन लगाएगा, शरीर को पोंछेगा, गीले कपड़े निकालेगा, सूखे कपड़े पहनेगा, दरवाज़ा खोलेगा और दरवाज़ा बंद भी करेगा, क्योंकि बाथरूम में आने जाने से पहले ये सब क्रियाएं का क्या क्या उसके अंतर्गत वो करेगा, ये सब आता है आपका स्नान करने के अंतर्गत। और कपड़े पहनने के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, तो किस समय पर कौन सा कपड़ा पहनना है, यानी कि जब बात आती है ठंडी की, तो ठंडी में कौन सा कपड़ा पहनना है, और
मौसम के अनुकूल के अनुसार उसको कपड़ा पहनना, किस प्रकार से कब लोअर पहनना है, कब टी शर्ट पहनना है, कब पैंट पहनना है, तो ये सब कपड़े पहनने के अंतर्गत आती हैं। सजने संवरने की अगर बात हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है, अपने बाल बनाना, क्रीम लगाना, ये सब जो क्रियाएं आती हैं वो सजने संवरने के अंतर्गत आती हैं। तो किस प्रकार से बच्चे को प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस प्रकार से अनुकूलन किया जाएगा, और किस प्रकार से बच्चा अगर पास पड़ोस में जा रहा है या किसी विद्यालय में पढ़ने जा रहा है, रेलवे स्टेशन पर जा रहा है, होटल में जा रहा है, तो किस प्रकार से इन क्रियाओं को करेगा। क्योंकि बच्चा घर में रह करके इन क्रियाओं को जल्दी सीख लेता है, क्योंकि वहाँ पर रोज जाना आना उसका बना रहता है। लेकिन जब अपने वो वातावरण से निकल के बाहर जाता है तो इन क्रियाओं को करने में उसे दिक्कत महसूस होती है। उसे यह पता नहीं होता कि वाकई यहाँ पर मुझे कौन सा बिहेवियर करना चाहिए, यहाँ पर किस प्रकार से सज के जाना चाहिए या ऐसे ही जाना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, स्नान करने में भी और साथ ही साथ भोजन करने में भी। मालूम हुआ होटल में गए और कैसे खाने लगे, बहुत ही गंदी तरीके से, तो यह सब जानकारी उनको होनी चाहिए। और इसके चरण कौन कौन से होते हैं, स्वयं सहायता कौशल में उपयोगी शिक्षण के चरण, यानी कि जो चरण होंगे वो कौन कौन से होंगे। जब हम बच्चे को कौशल सिखाते हैं तो सरल से कठिन की ओर सिखाना चाहिए। यानी कि बच्चे को अगर कोई भी कौशल सिखाया जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, सरल से कठिन की ओर सिखाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने छोटा आ बनाना बच्चे को सिखाना है, तो क्या करते हैं, पहले हम डॉट डॉट में करके उसको ऐसे ऐसे देते हैं, ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद में उसको उससे हम पेंसिल पकड़वा के उसको दोहराते हैं। उसके बाद में बच्चा पूरा बनाना धीरे धीरे सीख जाता है। तो क्या करते हैं, सरल से कठिन की ओर सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने पहले छोटा आ उसको बोल दिया वो लिख लेगा, नहीं लिख पाएगा ना। तो आगे देखते हैं, दूसरा नंबर आपका, प्रत्येक कार्य का विश्लेषण करना चाहिए और कौशलों के आधार पर उसका विश्लेषण होना चाहिए। यानी कि जो भी कार्य कराया जाए उसका, मैंने आपको बताया, टास्क एनालिसिस करना चाहिए, कार्य विश्लेषण करना चाहिए। और बच्चे को वर्तमान स्तर जानने के लिए कौशल अनुकूलित होना चाहिए। यानी कि बच्चे के वर्तमान स्तर को जानना चाहिए, उसी के बाद में उसको कौशल देना चाहिए। बात की जा रही थी कि बच्चे को पढ़ाते समय निम्न पद्धतियों का जो ध्यान रखा जाता है वो कौन कौन सी थी, आप लोगों ने आज लिखा होगा अगर आया होगा आपके पेपर में। तो मैंने आपको बताया था टास्क एनालिसिस के बारे में, टास्क एनालिसिस के बारे में, मॉडलिंग के बारे में, शेपिंग के बारे में, मॉडलिंग के बारे यानी प्रतिरूपण के बारे में आपको बताया, यानी इसको कह सकते हैं प्रदर्शनी, जिसको वो आप लोग बोलते हैं, पीटी कराना, आप लोग आगे खड़े होकर के पीटी कराते हैं तो क्या वो प्रदर्शनी यानी कि प्रतिरूपण हो गया। ट्रेसिंग करके बच्चा दोहरा करके ट्रेस करके चीज़ों को सीखता। कार्य विश्लेषण का आप यूज़ करेंगे, शेपिंग का यूज़ करेंगे, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ बच्चे को शाबाशी देंगे, इन्फोर्समेंट जिसको बोलते हैं, हाँ, और जो भी उसका कार्य होगा वो करने के लिए उसको प्रेरित करेंगे। साथ ही साथ फेडिंग का यूज़ करेंगे, जहाँ पर बच्चे की जो क्रियाएं हैं उसको कम किया जाएगा। जो भी हम उसको सहायता दे रहे हैं उसकी सहायता को कम करना क्या कहलाता है, फेडिंग कहलाता है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे इन क्रियाओं को कराते समय। अब मैंने आपको बताया था कि चेकलिस्ट किस प्रकार से, तो आपकी FACP MDPS बेसिक मार्क्स जो आपकी चेकलिस्ट होती हैं इसका भी उपयोग करेंगे। अब किन किन चीज़ों से हम बच्चे को अनुकूलित कर सकते हैं, यानी कि बच्चा जब खाना खाएगा तो कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। अगर खाने का कौशल हमको बच्चे को सिखाना है, यदि हम उसको खाना खाने का कौशल सिखाएंगे बच्चे को, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो होती है, बच्चे को यह पता होना चाहिए कि उसको भूख लगी है, यानी कि भूख की पहचान होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में उसकी सूक्ष्म गामक क्रियाएं, क्योंकि उंगलियों से या हाथ से उसको पकड़ेगा चम्मच को या किसी भी कौर को, तो उसकी जो गामक क्रियाएं होंगी वह सही होनी चाहिए, सूक्ष्म गामक क्रियाएं सही होनी चाहिए। साथ ही साथ कभी कभी बच्चा होता है कि उसके आँख व हाथ का समन्वय सही नहीं होता, देखता कहीं और है, उठाता कहीं और से है। तो यह भी होना चाहिए कि उसके हाथ व आँख का जो समन्वय होना चाहिए वह सही होना चाहिए।
खाना खाने की क्रिया को कराते समय। आगे, बच्चों को भोजन व खाना खाने की वस्तुओं के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों को अपने पूर्ण खाने की मात्रा के बारे में पता होना चाहिए कि कितना हमको खाना है। साथ ही साथ रोटी तोड़ना, किस प्रकार से निगलना आना चाहिए। जो बैठने का ढंग है वो पता होना चाहिए। अब बात होती है, बच्चे को जब पानी पिलाएंगे या किसी भी चीज़ को जब चूसने का कार्य करते हैं तो वो किस प्रकार से करते हैं। जैसे आम खाने के लिए दे दिया तो वो किस प्रकार से खाएंगे, और अगर बच्चा स्ट्रॉ से पानी को पी रहा है तो वो किस प्रकार से। तो चूसना हुआ पानी की जो बोतल होती है उसको जन्म से ही बच्चे को पकड़ा दिया जाता है और मुंह में लगा दिया जाता है। तो क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे दूध को पीता रहता है। और कभी कभी क्या करती है माँ कि जब कुछ नहीं होता है तो ऐसे ही निप्पल लगा देती है मुंह में और उसको बच्चा चूसता रहता है। साथ ही साथ बच्चे को, अगर बच्चा नीचे जो गर्दन के नीचे अगर नहीं ले जा पा रहा है, यानी कि निगल नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे हम गर्दन के नीचे क्या करते हैं, सहलाते हैं। हाँ, और उसे जो बैठने की स्थिति में करते हैं जिससे कि बच्चा अच्छे से कार्य को कर सके। इसी प्रकार से आपकी जीभ की प्रक्रिया हो जाएगी कि जीभ में किस प्रकार से इधर उधर करेगा बच्चा। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसके अंतर्गत। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है आहार कौशल के में आने वाली समस्याएं। जो आहार कौशल में आने वाली समस्याएं क्या क्या होती हैं। बच्चा, सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया और आप सभी ने सुना कि मैंने बात की थी चबाने की। बच्चा चबाने में दिक्कत करेगा, ये आपका था आहार कौशल में आने वाली समस्याएं। बच्चा खाना खाने से हाथों का जो समन्वय होगा वो सही नहीं होगा। पाचन क्रिया संबंधी समस्या हो सकती है। खाते समय थकान व उल्टी महसूस कर सकता है बच्चा, तो ऐसा हो सकता है। और जैसा कि ये जांच सूची संख्या 2 के अनुसार था, अब हम बात करते हैं साथ ही साथ अनुकूलन, एडेप्टेशन क्या होता है। आपसे पूछ सकता है कि खाना खाने के लिए हम बच्चे को कौन कौन सा अनुकूलन करा सकते हैं, या कपड़े पहनने में हम बच्चे को कौन कौन सा अनुकूलन करा सकते हैं, पानी पीते समय हम बच्चे को कौन कौन सा अनुकूलन करा सकते हैं। तो रोटी अगर बच्चा नहीं तोड़े पा रहा है तो उसको क्या करेंगे, बच्चे को दाल में या सब्जी में रोटी तोड़ के डाल देंगे और चम्मच के द्वारा उसको खाने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। चबाने व निगलने के लिए मैंने आपको बताया कि नीचे बच्चे के गले पे धीरे धीरे पुश करेंगे और बच्चा चबाना व निगलना सीख सकता है। बच्चे को यह पता होना चाहिए कि उसको कितना टुकड़ा लेना है, कितनी बाइट उसको लेनी है एक बार में। और दूध की बोतल अगर वो पकड़ नहीं पाता है तो दोनों हाथों की जो दूध की बोतल होती है उसको पकड़ाएंगे, एक हाथ से नहीं तो दूसरे हाथ से वो अच्छे से पकड़ लेगा। स्ट्रॉ का यूज़ करेंगे। ग्लास अगर नहीं पकड़ पाता है तो मैंने आपको बताया स्ट्रॉ का यूज़ करेंगे, या ऐसी ग्लास का यूज़ करेंगे जिसका हत्था बड़ा हो। तो इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। चम्मच का अनुकूलन कर सकते हैं कि अगर बच्चा नहीं पकड़े पा रहा है चम्मच, तो चम्मच की जो डंडी है उसको मोटा कर देंगे। रुमाल का प्रयोग करना बच्चे को सिखाना चाहिए, और साथ ही साथ प्लेट थाली जो भी हो तो उसको अनुकूलित तरीके से उसको देनी चाहिए। यानी कि जो अनुकूलित थालियाँ आ रही हैं, अनुकूलित प्लेट है जिससे बच्चे को पकड़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, तो इस प्रकार से देंगे। परिवार एक अगर बच्चे को चाहे तो कुछ भी करा सकता है और अच्छे से करा सकता है यदि बच्चे पे अच्छा सा ध्यान दिया जाए तो। लेकिन माँ बाप लगभग ऐसे होते हैं, जब बच्चे को देखते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो उस पर कम ध्यान देते हैं। काफ़ी सारे माँ बाप ऐसे हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। अनुकूलन पूछ सकता है आपसे कि किस प्रकार से आप चम्मच में अनुकूलन कर सकते हैं, प्लेट में अनुकूलन कर सकते हैं, ग्लास में अनुकूलन किस प्रकार से करेंगे। तो अनुकूलन आपसे कहीं पर भी पूछा जा सकता है। कपड़े पहनने के समय आप कौन कौन सा अनुकूलन करेंगे। मान लीजिए अगर आपको कमीज बच्चे को पहनानी है तो आप उसको किस प्रकार से पहनाएंगे। मोजा पहनाना है आपको तो किस प्रकार से पहनाएंगे। आप सभी ने लगभग में बच्चों को पर कार्य किया होगा और सिखाया भी होगा। बच्चे को सर्दी का मौसम जो कंघी बाल है या कह सकते हैं चोटी करना, इस किस प्रकार से आप लोग करेंगे। बच्चे को ब्रशिंग कौशल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ब्रशिंग कौशल, यानी कि बच्चे को ब्रश करना सिखाना है तो कैसे सिखाना है।
ब्रश उठाना या उस पर पेस्ट लगाना, कुल्ला करना, दांतों पर ब्रश करना, ये किस प्रकार से बच्चे को सिखाना है। तो जब प्रशिक्षण देंगे बच्चे को तो ब्रशिंग कौशल को सिखाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब दैनिक क्रिया में बच्चा उठता है तो ब्रशिंग कौशल आवश्यक होता है। तो सबसे पहले बच्चे को उचित जगह पे ले जाएंगे, यानी कि जहाँ पर ब्रशिंग कौशल हमें कराना है, सिंक के पास अगर कराना है तो वहाँ पर हम ब्रशिंग कौशल के लिए उसको उचित स्थान पर सबसे पहले ले जाएंगे। और सिंक के सामने शीशा लगा होता है, उसके सामने बच्चे को खड़ा करेंगे, उचित जगह से ब्रश उठाने को कहेंगे, यानी कि जहाँ पर ब्रश रखा है वहाँ से उठाने को कहेंगे। ब्रश को दाहिने हाथ से पकड़ने को कहेंगे, बाएं हाथ से उस पर पेस्ट लगाने के लिए कहेंगे। साथ ही साथ अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो उसको हम शारीरिक सहायता भी देंगे, शाब्दिक सहायता भी देंगे। जो आपकी जितनी भी सहायताएं होती हैं, शाब्दिक सहायता, शारीरिक सहायता, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, पेस्ट को उचित स्थान पर रखने के लिए कहेंगे, ढक्कन बंद करने के बाद में। उसके बाद में जो नल की टोटी होती है उसको खोलने के लिए कहेंगे, ब्रश को गीला करने के लिए कहेंगे और दांतों पर सामने की तरफ रखने के लिए कहेंगे। फिर दाएं से बाएं करेंगे, जितना भी स्टेप आपका है एक तरफ से बढ़ते चले जाएंगे। आप लोग रोज करते होंगे ब्रश, और इसके बाद में आप कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं सभी आप लोगों के मन में एक माइंड सेटअप कीजिएगा और बनती हुई चली जाएंगी। सामने क्या होगा, दांतों पर ऊपर नीचे दाएं बाएं ब्रश करेंगे, मुंह में बनी झाग को थूकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर सही स्थान पे उसको थूका जाएगा। नल खोलेंगे, जो वॉश बेसिन होगी उसको, उस पर ब्रश को धोएंगे, उसके बाद में अपने मुंह में पानी लेकर के कुल्ला करेंगे। तो ये आपका ब्रशिंग कौशल आ जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं। फिर नल को बंद करना है और हाथ धोना है, मुंह साफ करना है, जितना भी आपका कार्य है वो ब्रशिंग कौशल के अंतर्गत आ जाता है। आवश्यकता क्यों पड़ती है बच्चे को, प्रशिक्षण कब देना चाहिए, तो प्रशिक्षण दोस्तों सुबह के समय देना चाहिए, रात के समय देना चाहिए और खाना खाने के बाद में देना चाहिए। ये सब आपका आ जाएगा ब्रशिंग कौशल के अंतर्गत। नहाने का कौशल भी आपसे पूछ सकता है, तो इसी प्रकार से आप लोग नहाने के कौशल को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। कब प्रशिक्षण दिया जाएगा, कहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा, इन सब चीज़ों को आप लिखेंगे। टॉयलेटिंग स्किल भी आपसे पूछ सकता है कि बच्चे को, अब टॉयलेटिंग स्किल बच्चे को अगर सिखानी है तो कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें होती हैं, यानी कि सिखाने से पूर्व आवश्यक कौशल कौन कौन से होते हैं। बच्चा सिखाने से पूर्व हम उसको क्या देखेंगे कि किस प्रकार से हम उसको सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को टॉयलेटिंग स्किल सिखाने से पहले उसको चलना आना चाहिए ना, तभी तो जाकर के टॉयलेट कर पाएगा। बच्चे को जो पैरों में होनी चाहिए वो उचित गतिशीलता होनी चाहिए, गामक कौशल सही होना चाहिए, उसको प्राइवेसी के बारे में पता होना चाहिए। जब हम जाएंगे तो कुंडी लगाएंगे गेट में, इसको यह पता होना चाहिए। व्यक्तिगत सफाई के बारे में भी उसको पता होना चाहिए। उचित टॉयलेट का जो स्थान है उसको पहचानने की भी उसको पूरी समझ होनी चाहिए। तो ये सब आपके आ जाएंगे टॉयलेटिंग स्किल के अंतर्गत। इसके बाद में नाखून की सफाई कैसे कर सकते हैं, हो सकता है आपसे 2 नंबर पर जीवन कौशल यूनिट 1.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। यूनिट 1.5 जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल की बात हो रही है। और लाइफ स्किल्स क्या क्या होती हैं देख लीजिए और थोड़ा समझ लीजिएगा। केवल और केवल पॉइंट पर ही चर्चा होगी, बाकी आप लोग खुद पढ़ेंगे। जीवन कौशल का संबंध जीवन में जुड़े आवश्यक कौशलों से है, जो किसी भी व्यक्ति को सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरी होता है, और इस कौशल में हम जीवन कौशल कहते हैं। यानी कि जीवन कौशल का संबंध जीवन के जुड़े उन सभी आवश्यक कौशलों से है जिससे कि व्यक्ति किसी भी, जो कोई भी व्यक्ति है उसको सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरी हो। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से कौशल आते हैं। तो पहला आपका आता है व्यक्तिगत सूचना। व्यक्तिगत सूचना आती है। अब व्यक्तिगत सूचना क्या होती है, व्यक्तिगत सूचना क्या होती है, तो व्यक्तिगत सूचना को हम कह सकते हैं कि बच्चों में अपने जीवन से संबंधित जानकारी होना आवश्यक होता है। जैसे उसका नाम, आयु, जन्म तिथि, माता पिता, निवास,
का पता होना, फ़ोन नंबर का पता होना, ये सब क्या होती हैं, आपकी व्यक्तिगत सूचनाएं होती हैं। दूसरा आपका आता है चिन्हों की अवधारणा। अब चिन्हों की अवधारणा के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल के चिन्ह उसको पता होने चाहिए, बैंक का खतरे का चिन्ह पता होना चाहिए, और डाकघर का चिन्ह पता होना चाहिए, बस स्टॉप का चिन्ह पता होना चाहिए। यानी कि चिन्हों की अवधारणा बच्चे को पता होनी चाहिए, साइन कौन कौन से होते हैं उसको पता होना चाहिए। अब नंबर तीसरा आपका आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विपरीत लिंगों के साथ व्यवहार। अगर विपरीत लिंग है, जैसे लड़का लड़की है, तो उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, या सभी, चाहे लड़का हो तो उसको लड़की के साथ व्यवहार करने का पता होना चाहिए, लड़का हो, और लड़की हो तो लड़के के साथ का व्यवहार जो उसका पता होना चाहिए। उसके बाद में निर्देशों का अनुसरण करना, यानी कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पर कौन कौन से निर्देश दिए जाते हैं, इसका अनुसरण करना भी बच्चे को पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण नाम, अब अगर महत्वपूर्ण नाम की बात आती है तो कौन हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री है, कौन इस समय राष्ट्रपति है, इन सब चीज़ों के, हमारे गांव का नाम क्या है, शहर में हमारे यहाँ कौन है इस समय, गांव में हमारे यहाँ प्रधान कौन है, ये सब चीज़ें जानकारी उनको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। इसके बाद में रीति रिवाज, यानी कि हम किस समाज में रह रहे हैं, वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं, क्या वहाँ की संस्कृति है, ये सब हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका संपत्ति का उत्तरदायित्व। संपत्ति का उत्तरदायित्व लगभग मानसिक मंदित बच्चों में थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो उनके माता पिता होते हैं बराबरी का अधिकार उनको देना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं वो बच्चों में कमी देखने को पाई जाती है, तो कहीं कहीं पे उनको यह चीज़ कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका 8वां नंबर आ जाएगा आपका विपरीत परिस्थितियों में व्यवहार, यानी कि जब दुख है तो हमको दुख जैसा व्यवहार करना चाहिए, सुख है तो हमको सुख जैसा व्यवहार करना चाहिए, कहाँ पर हंसना चाहिए, कहाँ पर रोना चाहिए, हमें यह चीज़ पता होनी चाहिए। यानी कि एक मानसिक मंदित बच्चे को यह चीज़ जानकारी होनी चाहिए। सामान्य नियम, यानी कि यातायात के नियम कौन से हैं, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो हम किस प्रकार से कौन सा नियम यूज़ करेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो कहीं पर भी थूकना नहीं है, इन सभी चीज़ों का पालन करना आना चाहिए। उसके बाद में धन का उपयोग करना, हम बच्चा कहीं जा रहा है और धन का उपयोग करना नहीं पता है तो निरर्थक सारा धन उसका निरर्थक चला जाएगा। ठीक, समाज के साथ में किस प्रकार से उसका रिश्ता है, इस पर ध्यान देना। साक्षरता, ध्यान देना है बच्चे को कितना आ रहा है, किस प्रकार से बच्चा हल कर सकता है प्रश्नों के, अन्य लोगों के साथ क्या क्या व्यवहार करेगा, जो उसके आसपास के सामाजिक वातावरण में लोग रह रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा, बच्चा रुपए पैसे लेन देन में क्या क्या व्यवहार करेगा, दुकान पर जब जाएगा तो क्या व्यवहार करेगा, सूचनाओं को किस प्रकार से संबंधित रखेगा। और इस प्रकार से जो आपका यूनिट 1.5 जो आपकी थी आश्रय तंत्र, जो उसकी खुला रोजगार वो किस प्रकार से करेगा, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा यूनिट 1.5 को, यानी कि लाइफ स्किल को, और केवल इसमें जो आप दैनिक जीवन के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको देखना है कि हमने बच्चे को किस प्रकार से विपरीत चीज़ों का पहचान कराना सिखाई, धन का किस प्रकार से पहचान कराना सिखाई जाएगी, व्यक्तिगत कौशल कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में पठन पूर्व कौशल। पठन पूर्व कौशल से पहले देखना सुनना ये सब चीज़ें आवश्यक होती हैं प्राथमिक स्तर पर जब बात की जा रही है तो। और अगर बच्चा प्राथमिक यानी कि पहले तो प्री रीडिंग के लिए आपसे अगर बात हो रही है, तो जब बच्चा प्राथमिक को अगर क्रॉस कर लेता है तो और जब भी क्रॉस कर पाएगा FACP के अनुसार जब उसको 80% अचीव कर लेगा। अगर नहीं कर पाता है तो दूसरे सेशन में उसको रख दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। और सीखने से जो पूर्व पठन कौशल है उसको सीखने के लिए क्या होना चाहिए, पढ़ने के लिए बच्चे के पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो देखना आना चाहिए, यानी कि उचित दृष्टि होनी चाहिए। या पेपर केवल और केवल आप लोगों को जो भी समझ में आए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप उसमें कुछ लिख सकते हैं तो क्वेश्चन प्लीज छोड़िएगा, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया जाएगा। दूसरा देखते हैं, श्रवण शक्ति होनी चाहिए, यानी कि सुनने की क्षमता होनी चाहिए, अक्षर पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, तभी तो पढ़ पाएगा। जब अक्षर पहचानना सीखेगा तभी तो पढ़ पाएगा। अक्षरों की आवाज़ क्या होती है, यानी कि आ, तो आ को आ बोलना है, ना कि आ को ई। जब पहचान लेगा तभी तो आवाज़ बोल पाएगा।
अक्षरों को जोड़ना आनी चाहिए, यानी कि आ फिर बड़ा की मात्रा और माँ, तो क्या होना चाहिए, अक्षरों को जोड़ना आना चाहिए, तभी वह आम पढ़ पाएगा। शब्दों की आवाज़ किस प्रकार से होगी, शब्दों का अर्थ क्या होगा, चिन्हों का अर्थ क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जो बड़ा की मात्रा लगाई गई इसका अर्थ क्या होगा, भाषा का ज्ञान उसको होना चाहिए। तो ये सब क्या था, पूर्व आवश्यक कौशल के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं होने से पहले। अब अक्षर पढ़ने के लिए क्या जरूरत था, अक्षर जब हम बच्चे को मान लीजिए अक्षर पढ़ना सिखाएंगे, तो आप सभी ने लेसन प्लान किया होगा। तो अक्षर पढ़ाने के लिए हम क्या करते थे, अगर मान लीजिए हमने बी को पढ़ना बच्चे को सिखाना है, तो हम क्या करते थे, फ्लैश कार्ड लेकर के जाते थे, बी का एक टीलम लेकर के जाते थे, साथ ही साथ बी को बोल करके बताते थे कि हाँ ये बी है, बी, फिर पढ़ते थे, ध्वनि निकालते थे, तो ये क्या था, बी का चरण था। अब धीरे धीरे अगर बात कर ली जाए कि किसी भी शब्द को मान लीजिए तो हमको अगर ये सिखाना है बच्चे को, तो किस प्रकार से, पहले हम बी लिखना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, फिर ए, फिर एन, फिर ए, फिर इस प्रकार से छोटा छोटा मैंने बताया कि उसको बच्चे को आना चाहिए कि इसका जो साउंड होगा वो क्या होगा, फ्लैश कार्ड दिखा करके बताएंगे कि ए या एन है, फिर या ए है, फिर एन है, फिर ए है, फिर उसको मिला करके बताएंगे कि या बनाना है, फिर बी ए इतना पढ़ना सिखाएंगे, फिर एन ए, फिर एन ए टुकड़ों में तोड़ेंगे और क्या बताएंगे, बी ए एन ए एन ए, तो इस प्रकार से बनाना। अगर आप लोग लिखते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए अगर आपने हैंड के बारे में बताया तो एच ए एन डी बराबर हैंड, तो इस प्रकार से अगर आप लोग लिखते हैं वहाँ पर तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और एग्जामिनर केवल देख कर ही नंबर दे देता है। फ्लैश कार्ड का यूज़ करेंगे, ये भी आप लिख देंगे वहाँ पर, तो किस प्रकार से आपने ध्वनि निकाली, साउंड किस प्रकार से डी का निकाला, तो ये सभी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। अप्रोच, पठन कौशल को सिखाने के लिए दृष्टिकोण क्या क्या होते हैं, तो पठन कौशल को सिखाने के लिए एक होता है आपका संपूर्ण शब्द दृष्टिकोण, संपूर्ण शब्द दृष्टिकोण, संपूर्ण शब्द दृष्टिकोण। दूसरा आपका होता है त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण या त्रुटिपूर्ण भेद। तो संपूर्ण शब्द दृष्टिकोण क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं देख लीजिए। संपूर्ण शब्द दृष्टिकोण, बच्चों को कार्यात्मक सिखाने के लिए संपूर्ण शब्द दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टिकोण के द्वारा बच्चा किसी भी स्पेलिंग को पढ़ना अच्छी तरह से सीख जाता है। पढ़ते समय दो चीजों का ध्यान रखते हैं, एक उच्च काल्पनिक शब्द और दूसरा निम्न काल्पनिक शब्द। पहला आपका उच्च काल्पनिक शब्द और दूसरा आपका निम्न काल्पनिक शब्द। तो उच्च काल्पनिक शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएगा, आपका पंखा आएगा, कुर्सी आएगी और पेन आएगा। आपका जितनी भी चीजें वातावरण में आपको दिखाई देंगी वो आपकी उच्च काल्पनिक शब्द के अंतर्गत आएगी। लेकिन निम्न काल्पनिक शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएगा, मीठा, बड़ा, सुंदर, यानी कि अमूर्त चीजें, इनको कह सकते हैं अमूर्त चीजें, आप लोगों को पता होगी, और यहां पर मूर्त चीजें आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, शब्दों का मिलान करना सिखाना होगा बच्चे को, शब्दों का मिलान करना बच्चे को सिखाना होगा, शब्दों की पहचान करना बच्चे को सिखाना होगा। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे, किसी भी शब्दों का यूज़ करेंगे, मान लीजिए अभी मैंने बताया था बनाना को यूज़ किएंगे, उसके बाद ब्रिंजल को यूज़ करेंगे, तो इन सब चीज़ों को बताना होगा कि इनमें अंतर क्या है। तो शब्दों का मिलान करना सिखाना होगा, शब्दों की पहचान करना सिखाना होगा कि कौन कौन से शब्द हैं ये और किन शब्दों से हम क्या क्या बना सकते हैं। कभी कभी बच्चा, मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों को सम्मिश्रण कर देता है, यानी कि बनाना जब लिखेगा या कोई भी शब्द लिखेगा तो उनको एक में ही सब मिला के लिख देता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग ध्वनि के माध्यम से तोड़ तोड़ करके बताएंगे। और नेक्स्ट आप देख लीजिए, लिखने का अर्थ।
लिखने का अर्थ क्या होता है, लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं, सबसे पहले ध्यान दे लीजिए। फिर चरण कौन कौन से होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो लिखने के लिए सबसे मैं बात कर रहा हूँ प्री राइटिंग की, और प्री राइटिंग यानी कि लिखने की बात हो रही है यहाँ पर। और लिखने के लिए बच्चे को सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसको सुनाई देना चाहिए और दृष्टि होनी चाहिए। आंख व हाथ का समन्वय सही होना चाहिए। चिन्हों की अवधारणा उसको पता होनी चाहिए। चित्र, आकृति और अक्षरों की उसको पहचान होनी चाहिए। दिशा का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाएगा या दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाएगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। अक्षर की गति का ज्ञान होना चाहिए। पेंसिल या पेन को पकड़ना आना चाहिए और अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब लेखन कौशल के चरण क्या होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम बच्चे को क्या कराएंगे, स्क्रबिंग कराएंगे पेंसिल पकड़ के। और स्क्रबिंग यानी कि लिपिकीय की मैं बात कर रहा हूँ, स्क्रबिंग जिसको बोलते हैं। और स्क्रबिंग को आपको सबको पता है कि बच्चे को पेंसिल पकड़ा करके ये क्या है, स्क्रबिंग हुई। बच्चा किधर भी चलाए, किधर भी ले जाए, ये क्या होती है, स्क्रबिंग होती है। फिर उसके बाद में क्या होती है, दूसरा आपका अनुरेखण। अनुरेखण या कह सकते हैं ट्रेसिंग। बच्चे को क्या करेंगे, डॉट 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 बना करके छोटा आ दे देंगे, उस पर कहेंगे ट्रेस करो बेटा। फिर क्या करेंगे, ट्रेस करने के लिए। और सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए देते हैं, सीधी लाइनें, फिर ऐसी लाइनें, फिर ऐसी लाइनें, इस प्रकार से ट्रेस करने के लिए देंगे। फिर क्या होगा, डॉट डॉट के माध्यम से, यानी कि जब बच्चा ट्रेसिंग करना सीख जाएगा किसी भी चीज़ पर, फिर हम क्या करेंगे, उसको डॉट डॉट के माध्यम से बनाना सिखाएंगे। फिर बच्चे को जब इतना सीख जाएगा तो क्या करेंगे, उसको एक कॉपी दे देंगे और दूसरी कॉपी ले लेंगे, उस पर कहेंगे लिखो, यानी कि नकल करके सिखाएंगे बच्चे को। फिर जब ये चारों चीज़ें हो जाएंगी तो क्या करेंगे, याद करके सिखाया जाएगा बच्चे को। तो जो आपकी 5 चीज़ें थी, ये स्क्रबिंग, ट्रेसिंग यानी कि अनुरेखण, यानी कि पूरा शब्द आपको मिलेगा, आ बना मिलेगा, और आपको वहाँ पर उसके ऊपर दोहराना है। उसके बाद में आपका जो बिंदु था उसको मैंने आपको बताया डॉट डॉट करके आपको देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें उसके बाद में नकल करके बच्चे को सिखाएंगे, याद करके सिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें लिखानी पड़ेंगी। स्पेलिंग, लिखने के चरण कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से हम बच्चे को, सभी ने लेसन प्लान कराया होगा। अगर डॉग लिखना सिखाना है तो पहले क्या, डी, फिर ओ, फिर जी, इसका फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, बच्चों को अक्षर की पहचान कराएंगे। है कुछ भी नहीं, बस आप लोगों ने जितना भी लेसन प्लान कराया है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा प्री मैथ, यानी कि जब मैथ की बात होती है, और आप सभी को पता है कि मैथ कितनी आवश्यक होती है। घर में सुबह से लेकर के शाम तक मैथ की ही चर्चा चलती रहती है। कितनी रोटी खानी है, कितना लीटर दूध आना है घर में आज, कितने पैसे हम जब बाहर जाएंगे तो ऑटो वाले को देने हैं। तो ये सब क्या है, मैथ ही तो है। हमें जब गणना करनी पता होगी तभी तो हम मैथ के सवाल लगा पाएंगे, मैथ के क्वेश्चंस कर पाएंगे। सब मैथ है ये, इसीलिए मैथ को सर्वोपरि माना जाता है, और गणित को मदर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। तो आप लोग मैथ के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि मैथ क्या क्या होती है और गिनतियाँ क्या क्या होती हैं। और अगर हम बच्चे को मैथ सिखाएंगे तो किस प्रकार से सिखाएंगे, क्या क्या आवश्यक बातें याद होनी चाहिए। यानी कि कार्यात्मक गणित पढ़ाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। कौन कौन सी निम्नलिखित बातें होती हैं, सबसे पहले जो आपकी बात हुई वह हो गई विषय सूची को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना। मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस होना चाहिए। अवधारणाओं का अर्थ समझते समय मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना, यानी कि किसी भी बच्चे को अगर कोई चीज़ हमको सिखानी है, अगर हमको बच्चे को जोड़ करना सिखाना है तो हम क्या करेंगे, 2 टॉफ़ी रखेंगे प्लस 2 टॉफ़ी और रखेंगे, बराबर 4 टॉफ़ी उसके सामने रखेंगे, यानी कि मूर्त चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। सभी ने लेसन प्लान कराया होगा और सभी इस बात को जानते होंगे। सामग्री का चुनाव इस प्रकार से किया जाता है कि बच्चा स्कूल से बाहर व अंदर किसी भी वातावरण में हो वह अच्छे से सीख सके, और क्रमानुसार इस प्रकार की संरचना करनी चाहिए जिससे कि मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चे को धीरे धीरे बढ़ाया जा सके। यानी कि पहले हमने उसको टॉफ़ी से सिखाया तो उसके बाद में उसको हम ऐसे भी 2 + 2 करना सिखा सकें। तो ऐसी अवधारणा बनानी चाहिए।
साथ ही साथ आगे देख लेते हैं, एक से एक का व्यवहार इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। एक से एक का व्यवहार आपसे पूछ सकता है कि एक से एक का व्यवहार क्या होता है। 2 नंबर में हो सकता है पूछ दे, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि क्वेश्चन आता रहता है ये। तो एक से एक का व्यवहार क्या होता है, अब देखिएगा। कक्षा में मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। कक्षा में मेज पड़ी है, कुर्सी पड़ी है, सभी चीज़ें पड़ी होती हैं, और ऐसे सेट का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए कि धीरे धीरे बच्चों को सेट जो आपका रंग है, आकार है, उसके अनुसार उसको बढ़ाते रहना चाहिए। यानी कि कक्षा में पेंट किस प्रकार से हुआ, फिर हम बताएंगे कि हाँ इसके नीचे ईंट लगी है। यानी कि एक से एक को जोड़ करके हम चीज़ों को बताएंगे। अगर कक्षा में किसी भी प्रकार की कुर्सी पड़ी हुई है तो पहले हम बताएंगे यह कुर्सी है, फिर कुर्सी के बाद में इसका कलर क्या है, इसमें पैर कितने हैं, इसका उपयोग क्या है। तो ये क्या कहलाता है, आपका एक से एक का व्यवहार कहलाता है। एक से एक का व्यवहार, क्रमबद्धता क्या होती है, यानी कि सीक्वेंसिंग क्या होती है, मिलान क्या होता है। अब एक से एक का विवरण भी आपसे पूछ सकता है, एक से एक का विवरण। अब एक से एक का विवरण क्या होता है, यहां पर एक से एक का व्यवहार था, अब एक से एक का विवरण आपसे पूछ सकता है, विवरण। तो विवरण क्या है, एक वस्तु से एक वस्तु का स्थानांतरण जो अर्थपूर्ण रूप से समझदारी से किया जा सके। यानी कि अगर आपने एक पेंसिल आपके पास है और आपको पेन चाहिए तो उसका स्थानांतरण, उसमें किसी भी बच्चे का लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे मतलब नहीं है। 2 लोगों को चीज़ें पहुंचनी चाहिए। तो ये आपका हो गया एक से एक का विवरण। आपसे पूछ सकता है कि गणना संख्या क्या होती है, यानी कि कॉर्डिनल नंबर क्या होता है और ऑर्डिनल नंबर क्या होती है। तो गणना संख्या क्या होती है आप सभी को पता है, 25, 20 गणना संख्या क्या होती है, एक से लेकर के जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको, जिनको हम देख सके। 20 है तो ये क्या हो, गणना संख्या है कोई। लेकिन मैंने इसको बोला 20 तो यह गणना संख्या है, 25 गणना संख्या है, एक गणना संख्या है। लेकिन 20वां दूसरा, यानी कि बात हो रही दूसरे, यानी कि एक चीज की बात हो रही है, 20वां। तो यहां पर क्या होता है, ये होता है आपका क्रम सूचक अंक, जो किसी भी क्रम को, एक चीज को बता रहा होता है कि हाँ 20वां पद होगा। लेकिन वहां पर जो आपका गणना संख्या क्या थी, 20, 25, 21, एक से लेकर के 1, 2, 3, 4 किसी भी चीजों को वो बता नहीं रहा है। यहां पर केवल वही पद की बात की जा रही है जो 20वां पद है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चे की दैनिक जरूरतें क्या क्या होती हैं, दैनिक जरूरतें क्या क्या होती हैं, स्नान करना, कपड़े पहनना। साप्ताहिक जरूरतें क्या क्या होती हैं, दिन प्रतिदिन के कार्य की बात कर रहा हूं मैं, बच्चे के दिन प्रतिदिन के कार्य की बात कर रहा हूं। और दिन प्रतिदिन के कार्य के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी, और दिन प्रतिदिन के कार्य का महत्व क्या होता है। और अगर गणित का मैं महत्व बताऊं, दिन प्रतिदिन के कार्यों में गणित का महत्व क्या क्या होता है, तो वो क्या होता है, आकृति व आकार को समझना। यानी कि जो गणित होती है उसका महत्व क्या क्या होता है दिन प्रतिदिन के कार्यों में। आकृति व आकार को समझना, समय का अवधारणा, मानचित्र की अवधारणा, ज्ञान को बढ़ाना, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। हाँ, इमारत है उसमें कितनी मंजिलें इमारत है उसको। तो ये सब क्या होता है, इससे क्या होता है, बच्चे के बौद्धिक विकास होता है, व्यक्तित्व का भी विकास हो जाता है, और आर्थिक विकास भी होता है जब बच्चा सीखता है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होने चाहिए। नेक्स्ट आपका बच्चे को पढ़ाते समय, रीडिंग कराते समय किन किन चीज़ों की, किस प्रकार से हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, रीडिंग करा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। और अगर आप इन सब चीज़ों को मान लीजिए आपको सिखानी है बच्चे को गिलास और चम्मच का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बच्चे को गिलास और चम्मच दिखाएंगे, फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, वास्तविक चीज़ें दिखाएंगे। फिर क्या करेंगे, उन गिलासों को मैचिंग कर देंगे,
यानी कि बच्चे को हम मिलाने के लिए कहेंगे कि ग्लास से ग्लास को मिलाओ, चम्मच से चम्मच को मिलाओ। यहाँ पर क्या करेंगे, इधर ग्लास बना देंगे, इधर चम्मच बना देंगे, या बीच में मिक्स कर देंगे, तो मिलाने को कहेंगे, मिलाने को कहेंगे। फिर क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों में हम एक बाल्टी रख देंगे। ग्लास और चम्मच में हम क्या करेंगे, बीच में बाल्टी को डाल देंगे और प्याली को लगा देंगे। अब कहेंगे कि ग्लास को पहचानो और चम्मच को पहचानो। तो इस प्रकार से आप लोग बच्चे को सभी तरीके से आप लोगों ने लेसन प्लान कराया होगा और आप अच्छे से लिख सकते हैं। कार्यात्मक लिखने के लिए क्या क्या मैंने जरूरी था, मैंने आपको बताया था कि स्क्रबिंग होनी चाहिए, डॉट टू डॉट होना चाहिए, नकल करके होना चाहिए, स्मृति करके लिखना चाहिए यानी कि याद करके लिखना चाहिए। अगर बच्चे को घड़ी सिखानी है तो किस प्रकार से लिखना सिखाएंगे, तो पहले तो घड़ी लिखना सिखाना, तो पहले घड़ी, और घड़ी को हम बताएंगे कि हाँ ये घड़ी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डॉट 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 करके बनाएंगे। फिर उसको देखने के लिए कहेंगे और पूरी घड़ी लिखने के लिए याद करके, फिर देख के लिखने के लिए कहेंगे और फिर याद करके लिखने के लिए कहेंगे। तो ये आपका घड़ी का हो जाएगा। या किसी भी चीज़ को अगर आप लिखना सिखाना चाहते हैं तो आप बच्चे को सिखा सकते हैं। किस प्रकार से जोड़ना सिखाएंगे और किस प्रकार से घटाना सिखाएंगे, तो मैंने आपको बताया था जोड़ने के लिए गणित में आप लोग क्या करेंगे, टॉफ़ी या किसी भी चीज़ को बना देंगे कॉपी पर या वास्तविक उसको दे देंगे। तो क्या होगा, बच्चा 2 2 4 करना सीख जाएगा। और घटाने के लिए क्या करेंगे, उनमें से उन चीज़ों को कम करते रहेंगे। तो ये सब जो आपके जो बेसिक फंडे हैं वही यहाँ पर आपको लगने हैं और आपने सभी ने लेसन प्लान किया है। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों में से डरने की ज़रूरत नहीं है जिसने भी लेसन प्लान किया है। इसीलिए कहता हूँ कि प्रैक्टिकल वर्क पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और दिया भी जाता है स्पेशल एजुकेशन के दौरान। नेक्स्ट आपका साइंस का रोल क्या है, यानी कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का रोल क्या है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको प्रोजेक्ट मेथड देखने को मिलेगा, योजना विधि जिसको कहते हैं, डिस्कवरी मेथड आपको देखने को मिलेगा और समस्या समाधान मेथड भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। डिस्कवरी मेथड क्या होता है, डिस्कवरी मेथड का अर्थ होता है, इसका अर्थ मैं खोजता हूँ कि मतलब डिस्कवरी यानी कि खोज करना। और इसके जनक कौन थे, हेनरी एडवर्ड जी जो थे डिस्कवरी मेथड के जो जनक थे। यानी कि मैं खोज विधि की जब बात करता हूं तो खोज विधि के जो जनक थे हेनरी एडवर्ड जी थे, यानी कि एनवर्ड जी थे। हेनरी एनवर्ड जी जो थे वह इसके जनक थे। और बताया था उन्होंने कि बच्चा जो है वह अपने अगर खोज के माध्यम से किसी भी चीज़ को सीखता है तो वह अच्छे ढंग से सीख जाता है। और जैसे मान लीजिए आप लोग घर में या किसी भी चीज़ को अगर आप ढूंढ रहे हैं और उसको वो आपको मिल गई तो आप लोग ये दोबारा अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर थी। कभी कभी मोबाइल चलाते समय ही आप लोग किसी ऐसी सेटिंग में पहुँच जाते होंगे जो आपको सेटिंग नहीं लगानी थी और आपका मोबाइल थोड़ा दिक्कत करने लगता है। फिर आप लोग ये याद करते हैं कि मैं कहाँ पर गया था और किस चीज़ को मैंने क्लिक किया था। तो ये क्या डिस्कवरी मेथड के अंतर्गत ही आता है। ये था आपका उदाहरण। प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, समस्या समाधान पता लगाना चाहिए। जो खोज विधि की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, समस्या का पता होना चाहिए, लगाना चाहिए, संबंधित जानकारियों का प्रयोग करना चाहिए, समस्या को समझना चाहिए, सूचनाओं को विश्लेषित करना चाहिए और सूचनाओं की प्रक्रिया करनी चाहिए, सूचनाओं को एक दूसरे से इकट्ठा करना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर आप टॉपिक पे कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें क्या करेंगे, आप धीरे धीरे चीज़ों को एकत्रित करेंगे, लक्ष्य तक पहुँचेंगे। गुण क्या होती हैं, सीमाएं क्या होती हैं, सब एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा और बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के पेपर में आया था। इसके बाद में नाटकीयकरण यानी कि ड्रामेटाइजेशन की बात हो रही है और स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी। जब ड्रामा आप लोग देखते होंगे तो ड्रामा के चरण क्या क्या होते होंगे, आप लोग जब आपके यहाँ ड्रामा होता होगा, अब तो जो लोग गाँव से होंगे वो ड्रामा जानते होंगे। कभी होता था कि घटनाएं हुआ करती थीं, कभी हुआ कि कृष्ण लीला करवा दी गई, कभी रामायण से संबंधित कोई भी पाठ करा दिया गया जहाँ पर कुछ लोग आपस में राम बन के आते थे, लक्ष्मण बन के आते थे और क्या करते थे, ड्रामा करते थे। तो ये सब क्या आपका नाटकीयकरण कहा जाता है। कार्य द्वारा सीखना, समूहीकरण में और शीघ्र पुनर्वनन का
जो प्रयोग किया जाता था, ये सब सिद्धांत इसके हो सकते हैं। नाटकीकरण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? कार्य द्वारा सीखना, समूह कार्य द्वारा सामाजिक कार्य को सीखना, शीघ्र पुनर्वर्णन का सिद्धांत होना चाहिए, नाटक का चुनाव होना चाहिए कि किस प्रकार से नाटक को करेंगे, कहाँ पर हमें शोक प्रकट करना है, कहाँ पर भय प्रकट करना है, ये सब क्या ड्रामा के अंतर्गत आता है। यानी कि नाटकीकरण के माध्यम से कहानी तथा व्याख्यान विधि, कथन विधि और ड्रामा, ये सभी चीज़ें आती हैं। किसी अधिगम के स्तर को बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में अवधारणा को सामाजिक व्यवहारिक घटनाओं और भावात्मक तथ्यों पर, जैसे क्रोध, भय, खुशी आदि को प्रदर्शित करने का माध्यम कहा जाता है। अब देख लेते हैं, मैंने आपको सिद्धांत भी बता दिए। चरण क्या क्या होते हैं नाटकीकरण के? चरण और चरण नाटकीकरण के क्या क्या होते हैं देख लीजिए। नाटकीकरण के चरण क्या क्या होते हैं? गतिविधि की व्याख्या होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले जो चरण होता है आपको पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक होना चाहिए आपके पास में। उसके बाद में क्या, उस पर हम स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, यानी कि गतिविधि की व्याख्या होनी चाहिए। उचित विषय वस्तु का प्रयोग होना चाहिए। बच्चों को उसकी क्षमता जरूरत के अनुसार उसको भूमिका देनी चाहिए कि आप लक्ष्मण बन सकते हैं अगर आप में क्षमता है तो। ऐसे थोड़ी ना सबको बना दिया जाता है, किसी को गोपी बनाया जाता है तो किसी को कृष्ण बनाया जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर उसकी क्षमता देखी जाती है। और स्वरूपों का चुनाव होना चाहिए, स्वरूपों की भूमिका होनी चाहिए, नाटक के जो मुख्य विषय वस्तु है वो तैयार होनी चाहिए। उसके बाद में नाटक के जो छोटे चरण होते हैं उनको तैयार होना चाहिए। दृश्य चित्र का चुनाव होना चाहिए कि किस प्रकार से हम किस जगह पर शूटिंग करेंगे, पीछे का बैकग्राउंड किस प्रकार से होना चाहिए, और स्वरूपों की भागीदारी होनी चाहिए। नाटक का प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लाभ क्या क्या होते हैं और हानियां क्या क्या होती हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, लाभ क्या क्या होते हैं? नाटक के माध्यम से बच्चा ज़्यादा समय तक चीज़ों को सीख सकता है, यानी कि जब अब ऑडियो विजुअल चीज़ों का अगर प्रयोग किया जाएगा तो बच्चा जल्दी से सीख जाएगा ना, तो कठिन से कठिन कार्यों को भी जल्दी से बच्चा सीख सकता है नाटकीकरण के माध्यम से। इसी प्रकार से कहानी, हम कहानी को जब बच्चे को सुनाते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए, चरण क्या क्या होने चाहिए। कहानी का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। यहाँ पर भी चरण क्या क्या होंगे इसके? विषय वस्तु का चयन करना चाहिए, कहानी का परिचय देना चाहिए, जो कठिन शब्द हैं उनको बताना चाहिए, मुख्य कहानी का अर्थ क्या होता है, कहानी की शिक्षा क्या होती है, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए कहानी के अंतर्गत। तो ये सब चीज़ें आपकी कहानी थी। प्री प्राइमरी बच्चों को हम कहानी किस प्रकार से सुनाएंगे। उसके बाद में अनुकूलन, बाधा रहित वातावरण, आपका रैंप हुआ, ये सब आपका अनुकूलन की बात हो रही है, तो आप लोग अनुकूलन के बारे में भी सीख सकते हैं। मेज या कुर्सी को नीचा करना, दरवाजे को चौड़ा करना, ये सब आपका अनुकूलन हो जाता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रतीक चिन्ह, जहाँ पर आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय ध्वज किस प्रकार से, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब आपके प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत आ जाएंगे। सामाजिक कौशल और मनोरंजन के कौशल। सामाजिक कौशल देख लीजिए, सामाजिक एवं मनोरंजन के कौशल का विकास, बात हो रही है यहाँ पर सामाजिक और मनोरंजन कौशल की। अभी मनोरंजन के बारे में डेफिनेशन थोड़ा आपको बता दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। सामाजिक एवं मनोरंजन कौशल की भूमिका क्या क्या होती है आप लोग देख लीजिए। सामाजिक एवं मनोरंजन कौशल का विकास गतिविधियों से बालक को अपने आवश्यक जो अवकाश के क्षण होते हैं उसका उपयोग करना, किस प्रकार से उसको मनोरंजन के कौशल में उसका उपयोग किया जाएगा। जैसे मुख्य रूप से नृत्य, गायन, खेलकूद आदि अनेक प्रकार की गतिविधियों के द्वारा बालक की रुचि को ध्यान में रखकर इसका विकास किया जाता है। अब इसके विकास के लिए जो मुख्य चरण होते हैं, जो भूमिका होती है वो क्या होती है, इसमें बच्चों का शारीरिक विकास होता है। फायदा क्या क्या होता है बच्चों का? जब हम बच्चों को मनोरंजन के कौशल कराएंगे, सामाजिक कौशल कराएंगे तो क्या होगा, मनोरंजन के कौशल में शारीरिक बच्चे का विकास होगा। इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास होगा, जिससे सुचारू रूप से बच्चे एक दूसरे से वार्तालाप कर सकेंगे। जो अवकाश के क्षण हैं, यानी कि जो उसका खाली टाइम है, उसमें किस प्रकार से वह उनको उपयोग कर सकता है। जीविका उपार्जन में भी सहायता कर सकता है।
चरित्र निर्माण में सहायता करता है, व्यवसायिक कौशलों का विकास करता है। ये सब आपके क्या थे, सामाजिक व मनोरंजन कौशल की जो लाभ थे, इनको हम लाभ कह सकते हैं। तो और बाकी आपका किस प्रकार से आप मनोरंजन कौशल का निर्माण करेंगे, 2 से 3 वर्ष की प्रक्रियाओं में आप क्या क्या करेंगे, थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, नमस्ते करना, इन सब चीज़ों का किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर बच्चे को यूज़ करना सिखाया जाएगा। गेम खेलना, फेंकना। अब बात आती है मनोरंजन कौशल क्या है। तो मनोरंजन कौशल का अर्थ है व्यक्ति के जीवन की उपयोगी एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, यानी कि बच्चा जब मनोरंजन कब करता है, खाली समय है उसके पास में, अब मनोरंजन करेगा बच्चा। अब किस प्रकार से करेगा, उसका लाभ क्या होता है। तो मनोरंजन कौशल का अर्थ व्यक्ति के जीवन की उपयोगिता एवं गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिससे कि खाली समय का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा सके। खाली समय की पढ़ाई के अंतर्गत विकास, कौशल, मूल्य आदि जानकारी उसको होनी चाहिए। यानी कि खाली समय में बच्चे को योगा भी करा सकते हैं, पेंटिंग भी करा सकते हैं, शारीरिक व्यायाम भी करा सकते हैं। और मनोरंजन के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि मनोरंजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। तो पहला प्रकार आपका सक्रिय मनोरंजन गतिविधि, दूसरा आपका निष्क्रिय मनोरंजन गतिविधि, तीसरा आपका अल्प निष्क्रिय मनोरंजन गतिविधि और चौथा आपका रचनात्मक मनोरंजन गतिविधि। तो सक्रिय मनोरंजन के अंतर्गत आपके कौन कौन से आएंगे, क्रिकेट आएगा, फुटबॉल आएगा, ऐसी गतिविधियां जहां पर शारीरिक व मानसिक दोनों चीजें यूज हो रही हों, सक्रिय। निष्क्रिय के अंतर्गत क्या क्या आएगा, बैठ के बच्चा आराम से टीवी देख रहा है, उसको कुछ भी नहीं करना है, निष्क्रिय। अल्प निष्क्रिय के अंतर्गत क्या क्या आएगा, सिनेमा देखने जाना, बच्चा गया और वहां पे बैठ के देखा। सिक्के इकट्ठा करना, ये सब क्या आएगा, अल्प निष्क्रिय के अंतर्गत आएगा। रचनात्मक के अंतर्गत क्या क्या आएगा, पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन, ये सब रचनाएं करना, बच्चा खाली समय का उपयोग करके रचनाएं कर रहा है, तो ये सब आपका क्या आएगा, रचनात्मक गतिविधि के अंतर्गत आएगा। तो लगभग आपका पेपर समाप्त हो चुका है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद में आपका लास्ट पेपर थेरेपी का है, उसको भी थोड़ा मैं कवर करा दूंगा। और आप लोगों का पेपर कैसा हुआ बता दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।